हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम SHM का लेक्चर नंबर 10 लेकर आ गए, ये हसीन सी शाम और कुछ सुहाने से न्यूमेरिकल के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में मैंने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बताया, 2π√L/G वाला। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब ये फिजिकल पेंडुलम क्या है, अब आप ये समझो, मैं आपको अब एंगुलर SHM पढ़ाने जा रहा हूं। एंगुलर SHM, अभी तक लीनियर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आज एंगुलर SHM देखेंगे और फिजिकल पेंडुलम टॉपिक को बढ़िया से समझ लेंगे। कोई टफ टॉपिक नहीं है। अगर आपको SHM आता है, अगर आपको पेंडुलम थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो ये वाला भी बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला, और हम देखने जा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम। तो अब आप एक काम करें कि जो भी इधर उधर आप चूहे खा रहे हैं, उन चूहों को खाना बंद करें और वापस आ जाएं टॉपिक में। पेन ले लें, कॉपी ले लें, पेन ले लें, कॉपी ले लें और उसके बाद नोट्स बनाएं। आज बात करेंगे फिजिकल पेंडुलम की। फिजिकल पेंडुलम, पेंडुलम समझते हैं, पेंडुलम, तो फिजिकल पेंडुलम की। अच्छा, मतलब फिजिकल पेंडुलम मतलब एंगुलर SHM। किसकी बात होगी? एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे लीनियर SHM, अब आप देखेंगे एंगुलर SHM। अभी दिमाग में आपके जो भी थॉट आ रहा है कि एंगल में SHM नहीं हो सकता, एंगुलर भी पढ़ लो, फिर बताएंगे, सब बताएंगे। पहले लीनियर SHM, उधर एंगुलर SHM। अच्छा, लीनियर SHM की कंडीशन क्या होती है? SHM की कंडीशन क्या होती है? मेरे ख्याल से SHM की कंडीशन होती है F = -kx। पहली कंडीशन, K होता था SHM कांस्टेंट, F होती थी रीस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स जो मीन पोजीशन तक वापस लाए, और X होता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, अगर हम लीनियर से एंगुलर की तरफ चले तो आपको याद होगा फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता था, यानी टाउ इज इक्वल्स टू -k, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर SHM कि किसी बॉडी को हम थीटा एंगल से डिस्प्लेस करें, थीटा एंगल से डिस्प्लेस करें, तो उस पर एक टॉर्क लगे, उस पर एक टॉर्क लगे जो बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आए। आपने थीटा इधर डिस्प्लेस किया, टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आपका क्लॉकवाइज, या वाइस वर्सा। इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू -k थीटा। इस बॉडी को आपने कोशिश किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की, जिस तरफ रोटेट करने के लिए आपने थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगकर इसको वापस ले आया, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो F = -kx की जगह, फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, और x की जगह आ गया थीटा। अच्छा, अब हम टाइम पीरियड कैसे निकालते थे लीनियर SHM का? हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड? तो हम ये करते थे, हम बोलते थे कि सर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/ω, 2π/ω। यहां पे भी यही रहेगा टाइम पीरियड का, T = 2π/ω, यही बोलते थे हम। यहां बच्चों हम ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है? ओमेगा होता था √k/m, √k/m। यहां बच्चों ओमेगा हो जाएगा √k/, अच्छा, मास की जगह एंगुलर मोशन में क्या आता है? मास की एनालॉगी कौन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? F = -k की जगह टाउ = -k थीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है, 2π/ω, 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी। हम अभी तक पढ़ रहे थे ओमेगा √k/m, अब हम पढ़ेंगे ओमेगा √k/I। मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी अब आप बोलोगे जो टाइम पीरियड है दैट इज 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू √k/m रखोगे तो आएगा
m बाय के। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं पिछले 3-4 लेक्चर से आपको बता रहा हूं कि किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के से निकाल सकते हैं। यहां पे बताओ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है? अंडर रूट के बाई आई, तो ऊपर जाएगा तो अंडर रूट आई बाय के। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ नहीं हुआ साहब। पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला अंडर रूट एम बाई के था, अब मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है एंगुलर एसएचएम की इंट्रोडक्शन। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे। अरे मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। समझ में आ रहा है? फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर एसएचएम होगा। थीटा डिस्प्लेस किया तो टॉर्क इधर लगेगा, थीटा इधर डिस्प्लेस करोगे टॉर्क इधर लगेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा था अंडर रूट के बाय एम, यहां हो गया अंडर रूट के बाय एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम बाय के, वहां पे आई बाय के, एम बाय के की जगह आई बाय के हो जाएगा, एम बाय के की जगह आई बाय के हो जाएगा, और के यहां से मिलेगा टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा से। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं एसएचएम का, ये तो याद है। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते हैं, ये सब मैंने बताया है पिछले 2-3 लेक्चर में। टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। तो अभी आप क्योंकि छोटे हैं, अभी आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो अभी बेसिक से चलेंगे, स्टेप्स टू फाइंड। धीमे धीमे आप पक्के हो जाओगे तो आप शॉर्टकट मारने लगोगे। स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। सबसे पहले फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करिए जहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो। राइट बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन। आप इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन को लिखिए, इसका बड़ा इस्तेमाल है। सेकंड स्टेप, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दो, छोटा सा एक्स, फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर दो फ्रॉम दी मीन पोजीशन, थोड़ा सा। एंड फाइंड न्यू एफ नेट। भाई अब एफ नेट चेंज हो जाएगा, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ चुके हो, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहे हो, सॉरी नई पोजीशन पे जा रहे हो। आपने पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, फिर वहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो वो कहां जाने चाहेगी? वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आपको मैं बेड से उठा दूं कि चलो पढ़ाई करो, और थोड़ा सा आगे लाके छोड़ दूं, आप वापस कहां गिरोगे? धड़ाम से बेड पे आके पढ़ने नहीं लगोगे। तो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम से मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो वापस कहां जानी चाहिए? इक्विलिब्रियम। फाइंड न्यू एफ नेट एंड मैथमेटिकली, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली, यहां मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा। मैथमेटिकली अराइव एट एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर आपको पता हो तो एसएचएम की यही कंडीशन होती है कि एफ नेट जो बॉडी पे लगे वो क्या हो? माइनस के एक्स, जहां पे के एसएचएम का कांस्टेंट होता था। बस अब थर्ड स्टेप छोटा सा है, वो बार बार नहीं करना, वो मैं रटवा दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको याद हो ये जो के होता था एसएचएम का, ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता था, या शायद आपने ऐसे पढ़ा हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम। यहां से हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। अब टाइम पीरियड निकालना, चुटकी का खेल। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम यहां पे रख देंगे तो 2 पाई अंडर रूट के बाई एम रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एम बाय के। ये टाइम पीरियड है एसएचएम का, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ना 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 ना, ये मत सोचना, ये मत सोचना। के है एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग वाले केस में वो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा। अभी पेंडुलम में आएंगे तो वहां पे के कुछ और बन जाएगा। अभी हम टनल थ्रू अर्थ का केस सॉल्व करेंगे तो वहां पे के कुछ और बन जाएगा। अभी हम ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन अ फ्लूइड करेंगे तो के कुछ और बन जाएगा।
दिस के विल कीप ऑन चेंजिंग। सिर्फ स्प्रिंग वाले सवाल में के स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो, अदरवाइज दिस के इज एसएचएम कांस्टेंट। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, f इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग ऑफ x। रिपीट, f इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग ऑफ x। फिर आपको पता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। और k क्या होगा, जहां पे जो समथिंग लिखोगे आप, ये जो समथिंग है वहां नीचे जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, k इज एसएचएम कांस्टेंट। फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब एंगुलर में क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, वहां से थीटा डिस्प्लेस करो, फिर उसके बाद बॉडी पे नेट टॉर्क निकालो, प्रूफ करो नेट टॉर्क माइनस के थीटा के इक्वल है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। बोलो क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, हम बात करने जा रहे हैं एक फिजिकल पेंडुलम की। फिजिकल पेंडुलम। अब फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? अभी तक आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, फिजिकल पेंडुलम कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी जो कि पाइवेटेड हो किसी पॉइंट पे और ऑसिलेट कर रही हो, ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, है ना। जैसे मान लो एक रिंग है मेरे पास, देखो रिजिड बॉडी पूरी ले ली, एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी, मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक रिंग है। इस रिंग को मैंने यहां पे पाइवट कर दिया, बांध दिया, और मैंने इस रिंग को यहां से थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दिया, से छोड़ दिया, सिंग 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 सिंग। ये जो एसएचएम हो रहा है या ये जो पेंडुलम जैसा दिख रहा है, इसको बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम। जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, ये रहा मेरे पास एक लंबा सा रॉड है, ठीक है, लंबा सा छोटा सा सब चलेगा। इसको मैंने यहां पे पाइवट कर दिया, है ना, इस रॉड को लिया और दीवार में ऐसे कीला ठोक के गाड़ दिया। अब मैंने इस रॉड को यहां से थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा ऐसे सुर, और छोड़ दो, जूम 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 जूम। ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। कोई भी रिजिड बॉडी हो ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप, एक पॉइंट के अबाउट उसको आप पाइवट कर दो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो इस तरह की, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो इस तरह की, और इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा हो, तो हम बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम। अब सुनो, अब आप बोलोगे सर कि रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन तो एसएचएम नहीं होगा, जितने लोग पढ़ के बैठे। खैर, इसमें एक कंडीशन है दैट दीज ऑसिलेशंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे ऑसिलेशंस हों, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे ऑसिलेशन, है ना। बहुत ही थोड़ा सा एंगल, बहुत ज्यादा बड़ा एंगल डिस्प्लेस नहीं करना, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करके जुम 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 जुम, ताकि इसका मोशन करीब करीब स्ट्रेट लाइन में रहे, तभी एसएचएम बोल सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल का मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, तो इसीलिए बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, ऐसे ट्यू 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 ट्यू, करीब करीब इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में रहे। चलिए अब हम इसका टाइम पीरियड डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हमने बता दिया क्या करोगे, थीटा डिस्प्लेस करोगे, थीटा डिस्प्लेस करके सबसे देखो स्टेप 1 क्या होगा, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड, पहले भी सिखाया था। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, सेकेंड स्टेप में क्या करो, डिस्प्लेस करो। अब एंगुलर एसएचएम है तो डिस्प्लेस कैसे करोगे, डिस्प्लेस स्लाइटली बाई एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस करो। थर्ड स्टेप में फाइंड नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क को कोशिश करो प्रूफ कर दो माइनस के थीटा के बराबर। ये मैथ्स हमको लगाएंगे, कुछ मैथमेटिक्स की चीजें करेंगे और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। ये प्रूफ होते ही श्योर हो गया कि ये एसएचएम हो रहा है। अब इस के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ेगी, है ना, मान लो टाउ इज इक्वल्स टू आया माइनस एक्स वाई जेड थीटा, तो के की वैल्यू हो गई एक्स वाई जेड, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा माइनस पी थीटा, तो के की वैल्यू हो गई पी। इसके बाद फोर्थ स्टेप टाइम पीरियड, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, नहीं अंडर रूट
I बाई के। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और k हमारा जो कांस्टेंट। ये स्टेप होंगे, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां से थीटा डिस्प्लेस किया, नेट टॉर्क फाइंड किया, उसको कोशिश की माइनस के थीटा बराबर करने की, फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई पाई के। चलिए डिराइव करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम? टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, तो हम निकालने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अच्छा, मान लो यहां पे हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का एक फिजिकल पेंडुलम, एक रिजिड बॉडी यहां पे मैं ले लूं, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी को हमने इस पॉइंट के अबाउट पाइवट कर दिया है, लेट दिस पॉइंट बी ओ। ये एक एक्सिस है जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही और प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आ रही, ऐसे सुक सुक, ऐसे एक एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे है, मान लेते हैं, लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी जी, इस जगह पे है, वर्टिकली इसके नीचे होता है, हमेशा होता है। जब भी कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में टंगी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाइवटेड पॉइंट के वर्टिकली एकदम नीचे आता है ना। ये तरीका भी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का, कि चीज को टांग दो, उसके पाइवटेड पॉइंट के एकदम नीचे आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। खैर, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पे सारा इसका वेट एक्ट कर रहा है, इसका वेट सारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको यहां से छोटा सा ऑसिलेशन हमने दिया, यहां से छोटा सा ऑसिलेशन, और इस लेंथ को आप एल मान लो। कौन सी लेंथ? पाइवटेड पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिस्टेंस को एल माना। अब यहां से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दो थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा, जैसे मान लो ठीक है, ये था, यहां से मान लो इतना आपने डिस्प्लेस कर दिया, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एंगल थीटा। आपने थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहां से थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। अब आप बताओ, अगर इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करोगे, अपना दिमाग लगाओ, सिंपल लॉजिक लगाओ, ये ऐसे बंधा हुआ था, ऐसे यहां से बंधा हुआ था, इसको आपने खींच के इधर डिस्प्लेस करके छोड़ा, वापस ऐसे आएगा कि नहीं, है ना भाई, ये लटक रहा है, इसको तुम ऐसे करके छोड़ोगे तो वापस। ये क्यों वापस आया? बिकॉज ऑफ द टॉर्क। एक टॉर्क होगा जो इसको वापस लाने जा रहा है, तो टॉर्क निकालना पड़ेगा। ये देखते हैं, चलिए देखते हैं इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो एक फोर्स यहां पे नीचे की तरफ लगेगी, बोलो mg, और एक लगेगा पाइवटेड पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, उसको मैं शो भी नहीं कर रहा, यहां पे दीवार इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अच्छा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है जो इनटू प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, या प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड बोल दो। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस दिख रही है ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ऐसे, अगर रोटेशन भी पूरा देख लो, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। थीटा वेरी स्मॉल है, ये मान के चलना, थीटा इज स्मॉल। थीटा बड़ा कर दोगे तो फिर ये पूरा एंगुलर मोशन बन जाएगा। थीटा स्मॉल रहेगा तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन मोशन और एसएचएम बोल सकते हैं, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक हो सकता है, एसएचएम नहीं होगा। थीटा स्मॉल है, एसएचएम की कंडीशन। अच्छा, अब ये जो फोर्स mg है, यही तो इसको वापस लाना चाह रही है। ध्यान से देखो, तुमने ऐसे डिस्प्लेस किया, ये mg ही तो इसको घुमा के वापस लाएगी, mg ही तो टॉर्क बनाएगी, नॉर्मल रिएक्शन नहीं ला पाएगा। समझते हैं क्यों? ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट अस फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। भाई नॉर्मल रिएक्शन इसी जगह पे तो लगेगा, पाइवटेड पॉइंट पे। जो वॉल है, जो दीवार है, जिस भी चीज से टंगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट पे लगेगा, तो वो तो पाइवटेड पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो उसका टॉर्क कितना होगा? 0। भाई अब यहां जरूरी है कि आपको टॉर्क वगैरह आता है, रोटेशनल मोशन पता है ना, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो फोर्स लगती है उसका टॉर्क 0 होता है, क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। mg के लिए देखते हैं, mg का टॉर्क बनेगा, तो टॉर्क बनेगा ड्यू टू mg। कितना बनेगा वो देखते हैं। अब ये mg ऐसे लग रहा है
और टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जरा इमेजिन कर लो दिमाग में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये mg लग रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लग रहा mg। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mg और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में? देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे प्लेन के बाहर प्लेन के अंदर, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये mg ऐसे, ये ऐसे, ये, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना है। अच्छा, ये O से लेकर G तक को आपने माना था L, तो L का ये कंपोनेंट होगा L cos थीटा और ये होगा L sin थीटा। ध्यान से देखो, ये होगा L cos थीटा, ये होगा L sin थीटा। यानी टॉर्क बनेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, दिख रहा है, mg इनटू L sin थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, क्योंकि थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो क्या साइन थीटा को हम करीब करीब थीटा बोलते हैं? ये मैथ्स में हमने पढ़ा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली थीटा। तो हम बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू mgl थीटा। अब और सुनो, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि यहां दिख रहा है, तो टॉर्क देखो क्लॉकवाइज है भाई। mg इसको ऐसे खींच के इधर लाएगा ना वापस, या भाई ऐसे लगा हुआ है, जैसे करोगे mg इसको खींच के वापस ले आया टॉर्क लगे, यानी mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है और थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी टॉर्क और थीटा अपोजिट सेंस में है। तो हम यहां पे माइनस लगा सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखो, क्या एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है? बिल्कुल हो गई है। एसएचएम की कंडीशन थी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा, देखो एकदम उसी फॉर्म में आ गया है, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा, यानी के की वैल्यू है mgl, के की वैल्यू है mgl, के की वैल्यू है mgl, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I बाय के, यही है 2 पाई अंडर रूट I बाय के, के की वैल्यू mgl, तो 2 पाई अंडर रूट I बाय mgl, ये हो गया फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब इसमें दो बातें, यहां तक समझ में आया, थीटा डिस्प्लेस किया, टॉर्क लगा कितना भाई, mg लग रहा है, mg का mgl sin थीटा, टॉर्क लगा, फिर हम लोग sin थीटा, थीटा के बराबर, थीटा इधर टॉर्क इधर, तो माइनस लगा दिया, फिर ये कंपेयर किया, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा, के की वैल्यू mgl और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट I बाई के, I रखा और के की जगह mgl। अब सुनो, ये L क्या है ध्यान रखना है, और I कहां से लेना है ये ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस I? व्हाट इज दिस I? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। भाई इसी एक्सिस की तो बात हो रही है ना सारी, यानी I is the moment of inertia about the axis of rotation. I is moment of inertia about axis of rotation, मतलब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला I मत रख देना, है ना, जैसे अपन रट के बैठे हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रख दिया, नहीं, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन रखना है। एक I का ध्यान रखना है और एक L का ध्यान रखना है। व्हाट इज L? L इज द डिस्टेंस ऑफ OG। O क्या है? पाइवटेड पॉइंट। G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो मोस्ट ऑफ द केस में सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। सो द टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट I बाई mgl, 2 पाई अंडर रूट I बाई mgl। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं रखना है। L इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? कैसे आया? क्लियर हुआ? 2 पाई अंडर रूट I बाई के और के की वैल्यू mgl मैंने प्रूफ की। क्लियर है? अच्छे से बढ़िया से मिटा दें। ओके, आइए अब देखते हैं मेहरबान और कदानान इसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल
मेहरबान और कदरदान। इसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक सिंपल सा। तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमारे पास एक रॉड है ऑफ लेंथ L, मास m, लेंथ L, pivoted about one end and oscillating in vertical plane, find the time period of oscillation। तो हमारे पास एक रॉड है, ये रहा, ये रॉड है, पाइवेटेड अबाउट वन एंड, यहां पे पाइवेटेड है, एंड ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, इसमें ऑसिलेट कर रहा है, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसमें ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अगर आपको याद हो तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml² बटे 12, और ये होता है ml² बटे 3। नहीं याद है तो ये तो याद होगा सबको, I अबाउट COM कितना होता है ml² बटे 12। आपको इसके अबाउट I निकालना है। क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? देखो ये वाली एक्सिस के अबाउट पता है ml² बटे 12, इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्या दोनों पैरेलल है? बिल्कुल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहां का I निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA²। याद आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये हो गया A की वैल्यू कितनी होगी L/2। सो I इज इक्वल्स टू ml² बटे 12 प्लस A की वैल्यू, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? याद है सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको I पता था ml² बटे 12, इसके अबाउट I आप निकाल सकते हो। कैसे निकाला? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस हो गया L/2, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA²। A की वैल्यू L/2 तो L² बटे 4, LCM हो गया 12, ये हो जाएगा ml² और ये हो जाएगा 4 3 12, 3 ml², तो ये 4 ml² बटे 12 यानी ml² बटे 3। तो मैंने पहले ही बताया था 3 1 4 बटे 12 ml² बटे 3। तो ये जो I की वैल्यू है ये इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं जो कि I ml² बटे 3। और ये L क्या है? ध्यान देना, ये L था, ये वाला L। व्हाट इज दिस L? दिस L इज द डिस्टेंस ऑफ O विथ G। O रहा ये, G ये डिस्टेंस कितना है L/2। गलती बच्चे क्या करते हैं MGL में सीधा L रख देते हैं, नहीं, L इज द डिस्टेंस ऑफ पाइवेटेड पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी L की जगह L/2। सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह ml² बटे 3 mgl, L की जगह L/2, L की जगह L/2। क्लियर है ना? ये लेंथ रखनी है, पूरी लेंथ नहीं। यहां से m मर गया, एक L से एक L मर गया, सो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट 2L/3g। ये फाइनल आंसर 2 पाई अंडर रूट 2L/3g। ये रहा इस सवाल का डेफिनेट आंसर। HC वर्मा में ये सवाल दिया हुआ है, HC वर्मा किताब अगर आप देखें तो उसमें सवाल मिलेगा। क्या मेरा कैमरा डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है सवाल? मिटा दें? ओके, चलिए एक और सवाल आप करिए, फिर एक बढ़िया सवाल कराते हैं। एक सवाल और करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2। मान लें कि यहां पे हमें एक डिस्क दे रखी है, एक डिस्क अच्छा रिंग ले लेते हैं। हमें एक रिंग दे रखी है, रिंगा रिंगा रोज, डिस्क ले लेते हैं। हमें डिस्क दे रखी है, डिस्क और इस डिस्क में हमने इस पॉइंट के अबाउट इसको पाइवट किया। ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉइंट यहां से r/2 डिस्टेंस दूर है। इस डिस्क का रेडियस r है, इस डिस्क का मास m है। ठीक है, अच्छा, और ये जो पाइवटेड पॉइंट है O, ये r/डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से,
और इसके अबाउट हमने इसको छोटे से ऑसिलेशन देके छोड़ दिया, हमसे पूछा इसका टाइम पीरियड कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgl। I is the moment of inertia about axis of rotation। अच्छा, तो I निकाला जाए। भाई आपको इसके अबाउट I तो पता नहीं होता, आपको पता होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। डिस्क की बात करें तो डिस्क में I अबाउट सेंटर ऑफ मास, और जो कि ऐसे जा रही है एक्सिस, ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, याद है बड़ा फेमस होता है कितना, mr स्क्वायर बाय 2। ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क हो, mr स्क्वायर बाय 2। अब इसके अबाउट I कैसे निकालोगे? देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल होंगी, ये वाली एक्सिस ये और ये वाली एक्सिस ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई, तो I अबाउट दिस एक्सिस, और इसका पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA स्क्वायर। A होता है ये डिस्टेंस, यानी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस MA स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। सो एलसीएम हो गया 4, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 mr स्क्वायर बाय 4। बोलो सही लिखा है? एलसीएम हो गया 4, 2 2 4, 2 और 3 mr स्क्वायर बाय 4। ये आ गया I। अब दूसरी बात है L, तो L क्या होता है? L इज द डिस्टेंस OG, OG की वैल्यू कितनी है? r बाय 2। बस खत्म सवाल। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू बोलो 3 mr स्क्वायर बाय 4 mg, और L की वैल्यू बोलो r बाय 2, r बाय 2। m से m मर गया, r से r मर गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पाई अंडर रूट 3r बाय 2g। दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। 2 पाई अंडर रूट I बाय mgl। I किसके अबाउट लेना है? ध्यान रहे वो I मत रख देना जो तुमको याद है, जैसे तुमको याद था सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका, ये वाली एक्सिस का mr स्क्वायर बाय 2, नहीं, I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे निकाला? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ICOM प्लस MA स्क्वायर, A हो गया r बाय 2, mr स्क्वायर बाय 4, एलसीएम हो गया 4 2 3 mr स्क्वायर बाय 4। कोई गलती नहीं कर रहा, mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 4 4 3 2 3, ठीक है। और L क्या होता है? ये तो I 3 mr स्क्वायर बाय 4 mg, L की जगह r बाय 2, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 2 जा 4, 3r बाय 2g। क्लियर है? चलिए अब मैं लास्ट सवाल ले रहा हूं आज का, जो कि एक प्यारा सवाल होगा फिजिकल पेंडुलम में, सबसे प्यारा सवाल, सबसे खूबसूरत सवाल। अगर कभी जेई मेंस या एडवांस में, बेसिकली एडवांस में ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे जो पूछ सकता है, मिनिमम टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड। सुनना, मान लो फिर से मैंने एक डिस्क ली, अब किताब में बड़ा बताया रहता है इसमें कि रेडियस ऑफ गायरेशन के वगैरह, एल इफेक्टिव, कुछ नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल तरह से हो जाएगा। मान लो हमने एक डिस्क ली और यहां से एक एक्सिस पास कर रही है, इस जगह से एक एक्सिस पास कर रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सेम, ठीक है, वही कहानी है सारी, ठीक है। अच्छा, और यहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहां है पॉइंट O, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये डिस्टेंस कितना है हमको नहीं गिवन है, हमको नहीं गिवन है, ये डिस्टेंस कितना है हमको गिवन नहीं है। हमसे पूछा है फॉर व्हाट डिस्टेंस OG टाइम पीरियड इज मैक्सिमम एंड टाइम पीरियड इज मिनिमम, एंड ऑल्सो फाइंड these two टाइम पीरियड्स। देखो बढ़िया सवाल। अब मैक्सिमम मिनिमम टाइम पीरियड्स पूछ रहा है। पहले पूछा है मैक्सिमम टाइम पीरियड कब होगा, मिनिमम टाइम पीरियड कब होगा, और इनकी वैल्यू क्या है। जरा फॉर्मूला देखें, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाई mgl। तो आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड इस लेंथ L पे डिपेंड करता है, यही तो लेंथ L होती है ना, ये इस पे डिपेंड करता है। तो हमसे पूछ रहा है L की किस वैल्यू के लिए टाइम पीरियड मैक्सिमम और किसके लिए मिनिमम। तो सीधा मत कहना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि I के टर्म में भी L इन्वॉल्व होगा, ऊपर भी L आएगा। जरा ध्यान से देखो, अगर ये डिस्क है, इस डिस्क का मास m मान लो, रेडियस r मान लो, डिस्क विथ मास m, रेडियस r, तो I के टर्म में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा L का।
हमें नहीं पता एल किसके इक्वल है, r/2, r/3, r/4 कुछ नहीं किया। ट्राई करेंगे कैसे किया जाए, कैसे किया जाए बताएं आपको। चलिए करते हैं, आइए सबसे पहले इसका आई निकालते हैं, आइए ठीक है। समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम, इसको मिटा दूं मैं। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए और कितना है भी बताना है। आई बच्चों क्या होगा, आई होगा ICOM प्लस MA²। देखो ये है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, इसके अबाउट आपको आई पता है। डिस्क का आई कितना होता है mr²/2, तो ये आपको पता है mr²/2 प्लस MA², ए क्या है ये L, ml²। देखो आई के टर्म में भी एल आ रहा है, ये तो बोल रहा हूं 2π√mr²/2 प्लस ml² डिवाइडेड बाई mgl, यहां पे भी एल आ रहा है, इसको मैंने ये लिया एल, ठीक है। अच्छा अब कैपिटल स्मॉल में टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब से बोला टाइम पीरियड कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। पहले मिनिमम निकालने की कोशिश करता हूं। टाइम पीरियड मिनिमम तब होगा जब ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो, ये तो कांस्टेंट है और रूट के अंदर है तो बाहर का आंसर पॉजिटिव ही लाना है, टाइम पीरियड पॉजिटिव। जब ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा तब टाइम पीरियड मिनिमम होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को चलो मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूं। जब ये y मिनिमम होगा तब टाइम पीरियड भी मिनिमम होगा। y की वैल्यू लिखो, y इज इक्वल्स टू mr²/2 डिवाइडेड बाई mgl। कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल, r²/2gl प्लस ml² अपॉन mgl, m से m मरा, l से l बना, l/g। बोलो सही, ये y, मैंने इस एक्सप्रेशन को y बोल दिया। जब ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम, ये हो गया m कैंसिल, r²/2gl, ये हो गया m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, l/g। अब जब y मिनिमम होगा तब t मिनिमम होगा। अच्छा यहां वेरिएबल कौन है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल कौन है, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, l वेरिएबल है। हमसे l ही तो पूछ रहा है, l जितना छोटा कितना बड़ा हो, है मतलब टाइम पीरियड किसके साथ वेरी कराना है, लेंथ के साथ। तो y की मिनिमम वैल्यू चाहिए और वेरिएबल है हमारा l। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलता है, जहां पे dy/dl की वैल्यू 0 हो जाए। यही तो करते हैं ना, जहां पे dy/dl की वैल्यू 0 हो जाए। मैक्सिमा भी यही होता है, मिनिमा भी यही होता है, ठीक है। आओ देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले वाले का डिफरेंशिएट आएगा r²/2g, ये l की पावर -1 तो -1 इधर आया, l की पावर -1, l की पावर -2 यानी l²। बोलो सही, 1/l का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये l की पावर -1 है, -1 l की पावर -1 -2 ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, l का डिफरेंशिएशन 1/g और dy/dl किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। बोलो सही है। यहां से हमें क्या मिलेगा, g कैंसिल हो जाएगा, r²/2g इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 2gl² इज इक्वल्स टू 1, ये मिलेगा हमको। यहां से आपको मिलेगा l², कहां पे लिखो, यहां लिखो, ये समझ में आ रहा है। g कैंसिल हो गया, r²/2l², सॉरी 2g कैंसिल हो गया, और यहां पे करते हैं, g कैंसिल हुआ, r²/2l², g कैंसिल, ये उधर जाएगा, ये उधर चला गया, इज इक्वल्स टू 1। यहां से l² इज इक्वल्स टू r²/2 और ये होगा l² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा l इज, कहां से लिखूं, कहां से लिखूं, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल्स टू r/√2, ये आएगा आंसर। प्लस माइनस का क्या मतलब है, ऊपर और नीचे है ना, l इज इक्वल्स टू r/√2, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब r/√2 ऊपर हो या नीचे हो तो वो तो हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की उधर भी हो सकता है, इधर भी। तो इस लेंथ के लिए टाइम पीरियड मिनिमम होगा। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, अभी समझाते हैं, मैक्सिमम भी समझा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड अभी हम समझाते हैं, पहले समझो। इस लेंथ के लिए टाइम पीरियड मिनिमम होगा। अब मिनिमम टाइम पीरियड निकाल, ये समझ में आया, 2π√i/mgl, आई की जगह मैंने ICOM प्लस MA², ICOM mr²/2, MA² ml² यहां पे रखा, फिर मैंने mgl की जगह mgl रखा, फिर मैंने इस पूरे को y मान लिया। मैंने बोला t तब मिनिमम होगा जब y मिनिमम होगा, y को मैंने लिखा r²/2g प्लस l/g, फिर मैंने dy/dl करके 0 कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, वहां से ये आंसर आया कि l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2।
इस पे y क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, और टाइम पीरियड भी इसी पे मिनिमम होगा। अच्छा, अब हमसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट, बोलो 2 पाई अंडर रूट mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ml स्क्वायर अपॉन mgl, ये था। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, चलो वैल्यूज रखते हैं, ऊपर नीचे mm कैंसिल हो जाएगा, ये है r स्क्वायर बाई 2 प्लस l स्क्वायर, l की वैल्यू है r बाई रूट 2, यानी r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई mm कैंसिल हो गया, बचा है g, और l की वैल्यू है r बाई रूट 2, r बाई रूट 2। तो यहां से r स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल, सो हमें मिलेगा ध्यान से देखो, हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक r से r कैंसिल, 2 पाई अंडर रूट, ऊपर बचेगा एक r और बचेगा रूट 2, और नीचे बचेगा सिर्फ g, बोल सही है। आर स्क्वायर से एक r कैंसिल होगा, ये 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक r एक रूट 2 बाई g। तो फाइनल आंसर होगा 2 पाई अंडर रूट 1.414, रूट 2 की वैल्यू लिख ली, r बाई g। ये होगा मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम मेड फ्रॉम अ डिस्क। डिस्क से बने फिजिकल पेंडुलम का ये मिनिमम टाइम पीरियड होगा। मिनिमम टाइम पीरियड पूरा समझ में आया ना, टाइम पीरियड का क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा इसको y मान लो, y मिनिमम कब होगा, मैंने यहां से निकाला डिफरेंशिएट करके, dy बाई dl को 0, l की वैल्यू ये आई, फिर मैंने l की ये वैल्यू उठा के टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में रख दी, फाइनल आंसर ये आया, 100% सही है। अब बात आती है टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा, और मेरी बात ये ध्यान से सुनना, ये लॉजिकल है बच्चों। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है इंफिनिटी, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है इंफिनिटी, वो है इंफिनिटी। कब? मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर जाए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर जाए, तब ऊपर जो आई होगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास कर जाए तो ऊपर जो आई होगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, और नीचे l की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहीं से एक्सिस पास करा दूं, मैं इसको पाइवट कर दूं अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो I की वैल्यू हो गई mr स्क्वायर बाई 2, और नीचे L की वैल्यू 0 हो जाएगी, OG की वैल्यू 0, O भी यहीं, G भी यहीं पे पाइवट कर दिया। L की वैल्यू 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, कब होगा व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लास्ट वाली बात समझ में आई, लिख दूं, द T max will be infinite and it will be when L is equals to 0। अब L is equals to 0 की आप मीनिंग समझ रहे हैं ना, when L is equals to 0, T मिनिमम ये होगा when L is equals to प्लस माइनस r by रूट 2, प्लस माइनस ऊपर नीचे, ठीक। मैक्सिमम इन्फिनिटी कैसे हुआ, जब ये एक्सिस यहीं से पास कर गई अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सोचो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास किया आपने, ऐसे ऑसिलेट किया, जहां ऑसिलेट करोगे वहीं रुक जाएगा। सोचो ये आपके पास एक ऐसे समझ लो एक डिस्क, एक दफ्ती का, जैसे हम लोग बचपन बनाते थे समझ लो गोला है, उसको बीच में तुमने ऐसे पिन लगाया है, अब उसको तुम घुमा दो, जहां था वहीं रहेगा। अगर एकदम सेंटर में तुम्हारा छेद है, वहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो घुमा के छोड़ दो, वापस ही नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद वो घूमकर अपनी पोजीशन पे आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा, जहां था वहीं रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी जब ये एक्सिस यहीं से पास कर जाए, यहीं से, तो I की वैल्यू हो जाएगी ये mr स्क्वायर बाई 2, और नीचे L हो जाएगा मेरा 0, L 0, टाइम पीरियड इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब अपनी पोजीशन पे कब लौटेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद लौटेगा, मतलब कभी नहीं लौटेगा। घुमा के छोड़ा वहीं रुक गया, वहां छोड़ा वहीं रुक गया, वहां छोड़ा, हर बार इक्विलिब्रियम मिल जा रहा है ना, घुमाने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई टॉर्क ही नहीं बन रहा है भाई। यहीं से घुमा दिया आपने, यहीं पे लगा दिया, ठीक है एक्सिस, और यहीं पे क्या है हमारी mg लग रही है। अब mg टॉर्क कैसे बनाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लग रही है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन था वैसे mg हो गई, कोई रीस्टोरिंग टॉर्क ही नहीं बना पाएगा घुमाने के लिए। सो किसी भी फिजिकल, किसी भी, यहां नहीं, किसी भी फिजिकल पेंडुलम का आपसे अगर मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछता है तो वो इंफिनिटी होगा, और वो तब होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर जाए। और बाकी ये वाला तो आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा, हर बार नई नई सिचुएशन आएगी, आप dt बाई dl या dy बाई dl करके देख लेना जहां पे 0 हो। तो ये था हमारा फिजिकल पेंडुलम। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।